नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक नया टॉपिक, एक नई स्टोरी के साथ हम आपके सामने आए हैं और आज के स्टोरी का नाम है या आज के टॉपिक का नाम है द अरविंद केजरीवाल अरेस्ट स्टोरी। आपने बिल्कुल सही सुना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट क्यों हुई थी, कितने दिन हुई थी और क्या वजह थी, और क्या ये अरेस्ट सच में सही थी या जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बीजेपी और ईडी के ऊपर, ये उसी का एक स्ट्रैटेजिक इंसिडेंट था कि जिसके तहत अरविंद केजरीवाल उनको अरेस्ट की गई। तो अरविंद केजरीवाल अरेस्ट स्टोरी के ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अरविंद केजरीवाल उनको कब हुई थी अरेस्ट और कितने दिन तक ये अरेस्ट थी। हम आपको इंडिया पॉइंट की तरफ से बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पे थे, यानी कि उनको 28 मार्च तक वो रिमांड पे थे। अगर हम बात करें कि उनको अरेस्ट कब हुई थी, तो उनको अरेस्ट 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन जारी किए गए थे, जिससे उन्होंने नजरअंदाज किया गया था और यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया। आपने एक बात तो सुनी होगी कि शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल ये पहले ऐसे सीएम हैं। अब सवाल ये भी है, क्या ये अरेस्ट जायज़ थी? जो आरोप लगाए गए ईडी में, जो आपके सामने आएगा अभी, तो क्या वो आरोप सही थे या बीजेपी और ईडी का कोई एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत इनको अरेस्ट की गई थी? हम शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या आरोप लगाए थे कि जिसके तहत उनको अरेस्ट हुई थी। ईडी ने अदालत में कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है। ईडी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के साजिश में शामिल थे और इसी लाभ के बदले शराब व्यवसायों से रिश्वत की मांग की थी। एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णय करता है। आपको अभी समझ में आया होगा कि अरविंद केजरीवाल को अभी मुख्य आरोपी के तहत कोर्ट में पेश किया गया था, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता और सरगना, आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता के स्वरूप में केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। इससे तो एक बात साफ है कि आने वाले दिन अरविंद केजरीवाल और आपके लिए बहुत ही चिंताजनक और तनावपूर्वक रहने वाले हैं। इससे पहले ईडी ने एक पूरक शिकायत में आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे इस घोटाले के सह आरोपी विजय नायर के साथ काम जारी रखने के लिए कहा था। केजरीवाल ने नायर को अपना लड़का भी बताया था। आपको बता दें कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज है। तो आपको एक आइडिया आया रहेगा कि आप किस तरीके से शिकंजा अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसता जा रहा है, और आगे जाके शायद हम सभी को नतीजा पता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कंफर्म किए जाएंगे। अब बात आती है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने दलील दी कि साउथ ग्रुप से प्राप्त करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया। गोवा चुनाव में जो पैसा इस्तेमाल हुआ वह हवाला के जरिए आया था। ये बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया गया है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, उनका पैर खाई में है और वो शायद डूबने वाले हैं, यानी कि उनका सीएम का जो एक इस्तीफा है वो तय है और उनकी सीएम की जो कुर्सी है, उनकी जो सीएम की कुर्सी है वो भी जाएगी, यानी कि सीएम चेयर जिसे हम कहते हैं वो भी जाने वाली है। अब आपको एक नाम सामने आया होगा, एक ग्रुप का नाम आपके सामने आया, वो था साउथ ग्रुप। क्या है साउथ ग्रुप और कौन है इसमें? ईडी ने आबकारी घोटाले में दक्षिण भारत के कुछ नेताओं को और बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी ने उन्हें साउथ ग्रुप के नाम से नामित किया है। साउथ ग्रुप में वाईएसआरसीपी सांसद मंगूटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी, उनके बेटे मंगूटा राघव रेड्डी, बीआरएस नेता के कविता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरांटला, हैदराबाद के व्यवसायी
अभिषेक बोइनपल्ली और एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी के निदेशक पी शरद केंद्रा रेड्डी शामिल है। और फिर सवाल आता है कि अरविंद केजरीवाल और साउथ ग्रुप का क्या है असली कनेक्शन। अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी के अनुसार केजरीवाल दिल्ली के विवादित आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। इसी नीति को खास तौर से साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। ईडी का दावा है कि साउथ ग्रुप ने आबकारी नीति के जरिए अनुचित लाभ लिया और इसके बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये एक बहुत गंभीर आरोप ईडी ने कोर्ट के सामने की। इसके ऊपर आपने भी जमकर पलटवार किया। एनआई जांच के सिफारिश पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीट हार रही है। हार देखते हुए भाजपा बौखला गई है। तो दोस्तों, आप भी सहमत है कि भाजपा सच में बौखला गई है? क्या यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, या अरविंद केजरीवाल सच में बहुत बड़े मुजरिम हैं जो उनके ऊपर आरोप किए गए हैं? क्या ये आरोप में सच्चाई है? आप हमें जरूर बताइएगा। साउथ ग्रुप के कथित सदस्यों में से एक बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी है, जिन्हें एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 18 मार्च को पहली बार आरोप लगाया कि केजरीवाल इस मामले में साजिश करता थे। ईडी के प्रवक्ता ने उस वक्त कहा कि जांच से पता चलता है कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आपके शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इन एहसानों के बदले वह आपके नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने में शामिल थी और इसी के साथ नाम आया कविता। तो अब आप बता सकते कि आप लाइन में आने वाले हैं कविता भी, अरविंद केजरीवाल भी और मनीष सिसोदिया भी। अब यह आने वाला समय तय करेगा कि क्या इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट या ईडी कंफर्म करते हैं और क्या सजा उनको होगी। अब इस मामले में जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का पक्ष क्या है। अरविंद केजरीवाल का पक्ष, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी 3 या 4 नामों पर आधारित है। सिंघवी ने तर्क दिया कि मामले से जुड़े 80% से भी अधिक लोगों ने केजरीवाल या उनके साथ किसी भी लेन देन का उल्लेख नहीं किया है। सिंघवी ने कहा कि मामले को कुछ सह अभियुक्तों और एलजी और अनुमोदकों के शब्दों के साथ एक साथ जोड़ दिया गया है। केजरीवाल के खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि एजेंसी एक खास पैटर्न पर काम कर रही है। इस पैटर्न का पहला चरण है कई गवाह बयान देंगे पर केजरीवाल का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसमें दूसरा चरण है गवाहों को गिरफ्तार करे और उन्हें जमानत ना दे, और तीसरा चरण है उन्हें अनुमोदक बनाते हुए एक सौदा करे। फिर अगले दिन एक बयान आएगा जो केजरीवाल के खिलाफ होगा। अगर ऐसा है तो ये अपने आप में सनसनीखेज ऐसा मामला है, क्योंकि अब दोनों तरफा ये निष्पक्ष जांच होगी कि कौन सही है और कौन गलत है। आपके मन में अब सवाल आया होगा कि विवादित आबकारी नीति है क्या, यानी कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आखिर है क्या। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार 2021-22 में नई उत्पाद शुल्क नीति या आबकारी नीति ले आई थी। यही नीति नवंबर 2021 में लागू हुई। विवाद के बाद जुलाई 2022 में इसे रद्द करना पड़ा। पूरी विवाद इस नीति पर केंद्रित है। उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 2 मुकदमे दर्ज है, एक सीबीआई द्वारा और दूसरा कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा। हम बता दें, इस विवाद की शुरुआत जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आबकारी मंत्री के रूप में सिसोदिया द्वारा लिए गए मनमाने और एक तरफा फैसलों के परिणाम स्वरूप राजकोष को 580 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। हम ये कह सकते हैं कि सिसोदिया का एक चक्र घूम गया, यानी कि जो लाइफ साइकिल था वो निगेटिव पैटर्न में चला गया। और हम सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल के पहले सिसोदिया को अरेस्ट हुई थी। इस मामले में सीबीआई और ईडी कर रही है जांच। मुख्य सचिव ने यह भी आरोप लगाया कि लाइसेंस शुल्क में छूट और विस्तार, जुर्माने पर छूट
और उत्पन्न व्यवधानों के कारण राहत के बदले आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं ने शराब व्यवसाय के मालिकों और संचालकों से रिश्वत ली। इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ये रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई और 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। अब हम जानते हैं इस सब के जो आरोप लगाया गया, इस सब का मास्टरमाइंड और जिनके ऊपर ये मुख्य आरोप किया गया वो है मुख्यमंत्री दिल्ली के यानी कि अरविंद केजरीवाल। क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, यानी क्या है साइड अरविंद केजरीवाल की, चलिए जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने साइन में कहा कि बिना कारण की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। सिंघवी ने तर्क दिया कि पहली बार गिरफ्तारी की आवश्यकता है। गिरफ्तार करने की शक्ति आवश्यकता के बराबर नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति है और इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करना चाहिए। उन्होंने पैसे का पता लगाने के बारे में केंद्रीय एजेंसी के दावे को जोड़ते हुए तर्क दिया। आगे का रास्ता गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। आगे का रास्ता गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता, ऐसा सिंघवी ने कहा। और उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि ये पूछताछ का आधार भी नहीं हो सकता है। सिंघवी ने आगे जाके कहा केवल पूछताछ का आधार ही इस मामले में हो सकता है। जैसा हमने पहले भी बताया, तो पहले या दूसरे बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेता है। आप उसे गिरफ्तार करते हैं, जमानत का जोरदार विरोध करते हैं, फिर वह सरकारी गवाह बन जाता है और एक दिन वह एक शानदार बयान देता है। इस तरीके का पैटर्न इस देश में लागू है, ऐसा सिंघवी ने कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल की हिरासत मांगने के ईडी के तर्क पर सब गंभीर सवाल पूछते हुए कहा। सिंघवी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की हिरासत मांगने के ईडी के तर्क पर गंभीर सवाल पूछते हुए कहा, आपको दिखाना होगा कि मैं कैसे शामिल हूँ। आप विश्वास करने के कारण के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते। सिंघवी ने यह भी कहा कि इन बयानों के अलावा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जिसमें कहा गया है कि मैं केजरीवाल से मिला था, और इस तरीके के और भी आरोप केजरीवाल के ऊपर नहीं है। अगर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर माफ कर दिया जाता है तो वे निश्चित रूप से किसी का नाम लेंगे। कृपया इस रिमांड मांग को नियमित रूप से न देखें। इससे महत्वपूर्ण न्याय की दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इस लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल है, कृपया इसे ध्यान में रखें, ऐसा निष्कर्ष सिंघवी ने लगाया। अब बारी थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू इनकी। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट करने के इतिहास की ओर इशारा करते हुए इन तर्कों का जवाब दिया और सुझाव दिया गया कि केजरीवाल की रिहाई से ऐसा ही कुछ और हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात के ठोस सबूत है कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। चुनाव के वित्त पोषण के लिए उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया है। और फिर भी सवाल खड़ा रहता है, और ये सवाल ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए क्या सरकार चला सकते हैं। तो इस मामले में हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना होगा। इनफैक्ट हर एक मामले से देखना पड़ेगा हमें। गिरफ्तारी को दोष सिद्ध नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि किसी भी मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने की वैधता नहीं होती है। दरअसल कानून की नजर में गिरफ्तारी होना दोष सिद्ध नहीं माना जाता है, लिहाजा किसी सीएम की गिरफ्तारी के बाद उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। हालांकि इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना व्यवहारिक होगा, साथ ही जेल से सरकार चलाना लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर कितना सही होगा। वही जेल से सरकार चलाने जेल के नियमों पर काफी निर्भर करेगा। क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? जहां तक व्यवहारिकता की बात है तो मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं। अब अगर ये सवाल उठता है कि जेल से कैबिनेट या मंत्रियों के साथ बैठक कैसे होगी, तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अगर जेल प्रशासन सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेने की अनुमति नहीं देता है तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चला पाएंगे। वही दूसरी तरफ जेल से सरकार चलाने को लेकर पहले खुद सीएम केजरीवाल को फैसला लेना होगा। इसके बाद जेल प्रशासन के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहे तो जेल प्रशासन की इजाजत बहुत अहम रहेगी और उनके इजाजत के बिना केजरीवाल अपना सरकार नहीं चला सकते। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, फिर डिमांड उठ गई इस्तीफे की, यानी कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे दे। अब जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाते हैं तो भी उन पर इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं होती है। बता दें कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है
कि जनप्रतिनिधि कानून में जेल जाने पर इस्तीफा देने की अनिवार्यता को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेनी होगी। वहीं अगर सजा हो जाती है तो 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग सकती है। वहीं अगर कोई नेता सिर्फ आरोपी है और जेल में भी है तो सांसद विधेयक का चुनाव लड़ सकता है। अब सवाल आता है, क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? अब सवाल आता है, क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है भारत में? भारतीय संविधान के मुताबिक देश में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल समाप्त होने तक दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से छूट मिलती है। वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को यह छूट नहीं मिल सकती। संविधान के अनुच्छेद 361 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों को निभाने के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ये कानूनी छूट हासिल नहीं है। और वही बात अगर प्राइम मिनिस्टर और सीएम की करे तो उन्हें ये कानूनी छूट हासिल नहीं है। लिहाजा किसी मामले में आरोपी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि कानून कहता है कि किसी मुख्यमंत्री को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे मामले में दोषी ठहराया गया हो। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता को दोषी ठहराया गया था। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता पद पर रहते हुए दोषी ठहराई जाने वाली पहली मुख्यमंत्री थी। उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। वह गिरफ्तार किए जाने के 1 महीने बाद बाहर आ गई थी। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। जयललिता ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने से पहले 3 साल तक बतौर मुख्यमंत्री काम किया गया था। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसी तरह चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था उस वक्त जब ये घोटाला हुआ था। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब फिर से बारी आती है आपकी पलटवार की। आपकी यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि शाह ने कबूल किया कि पहले दिन से केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहती थी ईडी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने को शुरू से ही बीजेपी का षड्यंत्र बताया जा रहा है। हम आपको बता दें, जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट की गई उसके बाद शुक्रवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि दिल्ली के सीएम को ईडी ने एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार चैनल के दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि ईडी ने जब पहली बार समन्स भेजा तो उसका इरादा केजरीवाल को गिरफ्तार करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा, जिस दिन केजरीवाल को ईडी के समन मिलने शुरू हो गए आपने खुलकर कहा था कि यह उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश है। दिल्ली की मंत्री ने यह कहा था कि ईडी के नहीं बल्कि भाजपा के समन थे। उन्होंने कहा, तब भी भाजपा के प्रवक्ता कहते थे ईडी का एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और उनका समन से कोई लेना देना नहीं है। आप नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल से डरती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल भाजपा के 10 साल के कुशासन का पर्दाफाश कर सकती है। आतिशी ने दावा किया था कि अमित शाह ने खुद कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार और उनकी ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और जेल में डालने के लिए बहुत पहले से तैयार थी। उन्होंने दावा किया कि शाह ने कहा कि समन केजरीवाल को बुलाने और उन्हें गिरफ्तार करने का एक बहाना था। बता दें कि शराब घोटाले में जुड़े मामले में जांच एजेंसी ने केजरीवाल को समन भेजे थे और वो लगभग 10 के करीब थे, लेकिन सीएम एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 10वें समन के बाद एजेंसी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए केजरीवाल के घर पहुंची और देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में थे और बता दें कि उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट हुई वो तिहाड़ जेल में बंद थे। अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट की। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट हुई उसके बाद वो जेल गए और हमें सबको पता है कि भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और इसके ऊपर इसी का एक सहारा लेके क्या अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर छुट्टी हो सकती है या उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। इससे पहले
30 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल करते हुए ईडी से जवाब मांगा था। इसके साथ कुछ अन्य सवालों के जवाब भी मांगे थे। ईडी इन सभी सवालों के जवाब देगी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले 30 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखते हुए ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कई सवाल पूछे और शुक्रवार को इनका जवाब मांगा। पीठ ने राजू से कहा, जीवन और स्वतंत्रता बेहद अहम है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, तो हम आपको बता दें शायद अरविंद केजरीवाल ज़्यादा दिन नहीं चला पाएंगे जेल से सरकार। कोर्ट की बातों से शुरू हुआ इस्तीफे का काउंटडाउन। स्कूल और अस्पताल, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में सबसे ज़्यादा बिकाऊ माल यही दोनों मुद्दे रहे हैं। मुफ्त बिजली पानी का मामला तो बाद में आता है, भ्रष्टाचार मिटाने का दावा तो अब गले ही पड़ चुका है। ये तो प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए किताब और बाकी जरूरी चीजें मुफ्त में दिए जाने का असर है कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में दोबारा बहुमत दिलाने के साथ एमसीडी पर भी कब्जा किया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल चले जाने के बाद अब उन्हीं सरकारी स्कूलों का कामकाज प्रभावित होने लगा है और ये चीज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टलने के बाद एमसीडी स्कूलों का मामला अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बना है और इस मुसीबत की वजह बना है अरविंद केजरीवाल सरकार के ही मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज का इस सिलसिले में दिया गया बयान। हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया था एजुकेशन का, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का, वो अब बैकफायर करने लगा है। जी हाँ, बैकफायर करने लगा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का दावा। दिल्ली की शिक्षा क्रांति के दावे की बदौलत आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करती रही। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद जब तक अरविंद केजरीवाल जब तक बाहर थे, शिक्षा क्रांति के नाम पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल का दावा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम उनकी सरकार ने किया है, किसी भी सरकार ने उतना नहीं किया। कहने को तो अरविंद केजरीवाल और उनकी साथी यहाँ तक कहते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोटो सेशन के लिए गुजरात में स्कूल तक नहीं मिलते और आनंद फानंद में इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन अब वही शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ने लगी है, क्योंकि एमसीडी स्कूल के बच्चों के लिए किताबें और यूनिफॉर्म सहित कई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। दिल्ली हाईकोर्ट की इस मामले में बेहद सख्त टिप्पणी आई है। एमसीडी स्कूल को छात्रों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध न करा पाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही नाकाम रहे हैं। ये छात्रों के शिक्षा के पाने के संवैधानिक अधिकार का हनन है। ऐसे में जबकि लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल बन चुका है पूरे देश में, अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए ये चीज बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली में सरकार के साथ साथ एमसीडी की सत्ता पर भी आम आदमी पार्टी ही काबिज है। पहले तो दिल्ली बीजेपी के नेता ही कहते रहे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो अदालत में ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की ताज़ा टिप्पणी ने बीजेपी को घेरने का एक नया मौका दे दिया है और यही शायद बहुत आगे जाके आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सौरभ भारद्वाज के बयान में सच्चाई है कि एमसीडी कमिश्नर की वित्तीय शक्ति में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होती है और सौरभ भारद्वाज के बयान के आधार पर ही हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये बयान इस बात को स्वीकार करने के बराबर है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। कोर्ट का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये गलत है। निश्चित तौर पर कोई नया नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को प्रतिदिन महत्वपूर्ण और जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। हाई कोर्ट का मानना है एमसीडी स्कूलों में मौजूदा नीति के हिसाब से मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म जारी करना, टूटी कुर्सियां और टेबल को बदलना जरूरी और तत्काल निर्णय लेने वाला है, जिसमें कोई देरी नहीं होती है और जो मॉडल के दौरान कोई पाबंदी भी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो स्कूलों में बच्चों के किताबों, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए 5 करोड़ के अधिकतम बजट की परवाह किए
बिना उनका वितरण सुनिश्चित करे और बाद में खर्च का ऑडिट किया जाएगा। एमसीडी कमिश्नर से कोर्ट ने इस मामले में 14 मई तक रिपोर्ट मांगी है और अगली तारीख 15 मई की गई है। अब इस सभी माहौल को, इस सभी डॉक्यूमेंट्स को, इस सभी मामले को अगर हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं और बहुत सीरियसली लेते हैं तो ये एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल इनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। आपने बिल्कुल सही सुना कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तय है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को टाला जाना अरविंद केजरीवाल के लिए पहला झटका था और एमसीडी स्कूलों के छात्रों की किताबें और यूनिफॉर्म न मिल पाना बिल्कुल वैसा ही दूसरा मामला है। हाईकोर्ट ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की खंडपीठ का इस मामले में कहना है कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की ये मांग है ऐसे पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए गैर हाजिर या संपर्क में न रहे। अदालत का कहना है मुख्यमंत्री का पद ऐसा पद है जहां मुख्यमंत्री को किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, बीमारी आदि से निपटने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है। स्कूलों बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म न मिल पाना काफ़ी गंभीर मसला है और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। जिस वर्ल्ड क्लास स्कूल एजुकेशन को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल और साथी नेताओं ने तरफ से शोर मचा गया और मनीष सिसोदिया जेल से चिट्ठी लिखकर चिंता जताते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की जिद उसी मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में ला दे रही है और जो उनकी राजनीति के खिलाफ जाता है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद अभी तो ये दूसरा ही मामला है, लेकिन ऐसे ही मामले और बढ़ने लगे तो अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के लिए नया मुख्यमंत्री चुनने का मौका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना आसान लग रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल शायद अपना मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो हुई अरविंद केजरीवाल इनके इस्तीफे की बात। अब सबसे इस पूरे मामले में महत्व रखने वाली बात है वो दिल्ली के उप राज्यपाल। उन्होंने जो कहा वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है और अरविंद केजरीवाल की बहुत तकलीफें बढ़ाने वाले हैं। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश की। आतंकी संगठन से फंड लेने का गंभीर आरोप दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल को शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी ने सीख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन का फंड लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वे पहले ही कथित शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। अब उन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीख फॉर जस्टिस से राजनीतिक चंदा लेने का आरोप लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी NIA जांच की सिफारिश कर दी। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल को शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी ने सीख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन का फंड लिया। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में बताया गया कि यह चंदा कट्टर खालिस्तानी समर्थक देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करने और खालिस्तानी भावनाओं को बढ़ावा देने के एवज में मिला है और ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर आरोप दिल्ली के उपराज्यपाल ने लगाया है। LG को यह पत्र वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया नामक संगठन ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने यह चंदा 2014 से 2022 के बीच में लिया। आगे लिखा है कि 2014 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क स्थित एक गुरुद्वारे में सीख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू और केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में केजरीवाल ने पन्नू को आश्वस्त किया था कि वह 1993 दिल्ली बम धमाके के दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे भुल्लर को जेल से रिहा कराने में मदद करेंगे। अब इसके ऊपर आपने भी पलटवार किया, पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीट हार रही है और हार देखते हुए भाजपा बौखला गई है। तो दोस्तों, हमने बीच में आपको सवाल पूछा था, क्या भाजपा सच में बौखला गई है और क्या सच में अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं अपने ही कांड में? आप हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। जैसा हमने आपको बताया दोस्तों इंडिया पॉइंट की तरफ से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लगभग तय है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि अंतरिम जमानत की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, उसे
सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उस केस के उस याचिका के ऊपर फैसला देने के लिए टाल दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। इसे स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा शायद जल्द ही सबके सामने आ जाएगा, वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। हम आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई शायद 9 मई को हो सकती है और ये बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लग गया है और इस तरीके से पूरी आप को भी लग गया है। और ये बात तय है अब कि अरविंद केजरीवाल अब कुछ दिनों के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद पर। देखना पड़ेगा कब तक वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं दिल्ली के जो दिल्ली का राज्य है उसमें मुख्यमंत्री कब तक रह सकते हैं। धन्यवाद।